मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि आरएफ एब्लेशन क्या है। सरल भाषा में एक छोटी कंपैरिजन आपको बताऊं तो जैसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी, उसके बदले केवल एक वायर हाथ में डाल के एंजियोप्लास्टी की जाती है आजकल। हार्ट के स्टेंट बिठाए जाते हैं। जिस तरह से पेट की ओपन सर्जरी के बदले लेप्रोस्कोपी मतलब कि दूरबीन से जिस तरह सर्जरी की जाती है, उसी तरह से कुछ बीमारियों में जैसे कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स में ये प्रोसीजर ब्रेन में बिना स्कल को या दिमाग को खोले कोई चीरा लगाए एक सिंपल होल से, छोटे छेद से एक 1 मिलीमीटर का पतला वायर पास करके ये प्रोसीजर की जाती है। जब भी आपके डॉक्टर आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की सलाह देते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है एक एमआरआई करवाना। ये एक साधारण एमआरआई नहीं है। एक हाई रेजोल्यूशन 3 टेस्ला मशीन में स्टीरियोटैक्टिक प्रोटोकॉल के द्वारा ये एमआरआई किया जाता है, जिसमें एग्जैक्टली जो ब्रेन के टारगेट्स हैं जहाँ पे हमें एब्लेशन करना है, उन टारगेट्स को बहुत बारीकी से देखा जाता है। और इस एमआरआई को हम फ्यूज़ करते हैं न्यूरो नेविगेशन नाम के सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर गूगल मैप्स की तरह है। जैसे कोई भी अनजान जगह पे पहुंचाने के लिए गूगल मैप्स हमें बहुत सटीक और सेफ रास्ता दिखाता है, उसी तरह से ये न्यूरो नेविगेशन सॉफ्टवेयर्स हमें ब्रेन के उन हिस्सों तक सेफली पहुंचाते हैं जहां पे हमें जिनको टारगेट करना है, और जिन वायर्स को हमें रिपेयर करके ये ब्रेन की जो सर्किट्स हैं जो ठीक से कार्यरत नहीं हैं, उनको ठीक करना है। एमआरआई होने के बाद हम मरीज को भर्ती करते हैं 2 से 3 दिन के लिए। प्रोसीजर के एक दिन पहले जिस दिन हम भर्ती करते हैं, उस दिन उनके रूटीन ब्लड वर्क किए जाते हैं। ब्लड वर्क के बाद उनके हेड को अच्छी तरह से शैम्पू से धोया जाता है और कोई तेल उसके बाद नहीं लगाना है। जो दवाइयाँ पार्किंसन डिजीज, ट्रेमर और डिस्टोनिया की चल रही होती हैं, उन सब दवाइयों को एडमिशन के बाद बंद किया जाता है। उसका क्या कारण है, बंद क्यों करते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रोसीजर होने के कम से कम 6 घंटे पहले से मरीज का खाना और कोई भी तरह का पानी या कोई भी लिक्विड्स पीने का बंद किया जाता है। और उस रात मरीज को बहुत अच्छी नींद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसीजर के दिन कोई भी मरीज का बहुत शांत और कोऑपरेटिव होना बहुत ही आवश्यक है। प्रोसीजर के दिन सबसे पहले उनके सिर पे एक स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम पहनाई जाती है। ये स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम हमें 3 डायमेंशन में जो बाहर के कोऑर्डिनेट्स हैं कि किस दिशा से कितने एंगल से अंदर जाना है, कितनी गहराई पे अंदर जाना है, ये बाहर से हमें मदद करती है अंदर के टारगेट्स तक पहुंचने के लिए। ये फ्रेम पहनाने के बाद मरीज का सीटी स्कैन किया जाता है, और इस सीटी स्कैन को जो पहले एमआरआई हुआ है 3 टेस्ला स्टीरियोटैक्टिक प्रोटोकॉल वाला एमआरआई, उस एमआरआई से फ्यूज किया जाता है, ताकि सीटी स्कैन दिखाता है हमें बाहर के कोऑर्डिनेट्स, एमआरआई दिखाता है हमें ब्रेन के अंदर के कोऑर्डिनेट्स, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैच करके हम बाहर से पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली इस एंगल से 3 डायमेंशन में तीनों दिशाओं में कितने मेजरमेंट से अंदर जाएंगे तो हम एग्जैक्टली उस टारगेट तक पहुंचेंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई के फ्यूजन के बाद मरीज को लिया जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। जो ये प्रोसीजर आरएफ एब्लेशन है, ये करीब करीब 1 से 1.5 घंटे की प्रोसीजर होती है। इसमें हम उनका हेड शेव नहीं करते, केवल एक छोटा सा छेद करने के लिए। जैसे कि अगर राइट हैंड का ट्रेमर या डिस्टोनिया ठीक करना है, तो लेफ्ट साइड के ब्रेन के बाहर के हिस्से में एक छोटा छेद करके एक 1 मिलीमीटर का वायर मतलब कि इलेक्ट्रोड पास करते हैं। इस इलेक्ट्रोड की टिप पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट होती हैं। ये जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट होके रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी लीजन जनरेटर के द्वारा। जैसे हम ये लीजन जनरेटर को ऑन करते हैं, सो इलेक्ट्रोड की टिप पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट होती हैं, और उस टारगेट तक पहुंच के हम पहले एक टेम्पररी लीजन बनाते हैं। टेम्पररी लीजन का मतलब कि हम करीब करीब 45 से 50 डिग्री तक ब्रेन के उस टारगेट को हीट करते हैं, केवल 2 से 3 मिलीमीटर के एरिया में, जो बहुत ही छोटा एरिया है। ये हीट करने के बाद हमें उनके बेनिफिट्स दिखने चाहिए, और ये बेनिफिट्स अच्छी तरह से दिखें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक दिन पहले से उनकी मेडिसिन हम बंद करें, ताकि ये सब लक्षण ज़्यादा तीव्रता से और ज़्यादा क्लैरिटी से हमें दिखे, ताकि अगर ज़्यादा लक्षण हैं तो उसके बेनिफिट भी हमें, उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छी तरह दिखेगा। सो इन इम्प्रूवमेंट्स को अच्छी तरह से देखने के लिए हम दवाइयाँ पहले से बंद करते हैं। और एक बार हम कंफर्म करें कि टेम्पररी लीजन से जो बेनिफिट चाहिए था, मानो कि जो कंपन थी वो कंपन रुक गई, या जो डिस्टोनिया था
या जो पार्किंसन के लक्षण थे वो अगर कम हो गए, तो ये कंफर्म करने के बाद, और हाँ, ये भी हम कंफर्म करते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये दोनों चीज़ें हम एक बार कंफर्म कर लें, उसके बाद हम एक परमानेंट लीजन बनाते हैं। और एक बार परमानेंट लीजन बन गया, उसके बाद इलेक्ट्रोड को धीरे-धीरे हम बाहर वापस से निकाल लेते हैं। ये सुन के स्वाभाविक है कि आपका सवाल होगा कि क्या इसमें पेन होता है? क्योंकि हम एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। इस प्रोसीजर में हम कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते। जिस साइट पे हम एंटर करते हैं ब्रेन की, ऊपर हम लोकल एनेस्थीसिया देके उस भाग को सूना कर देते हैं, और इस सूना करने से कोई पेन का एक्सपीरियंस नहीं होता और पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल वे में ये प्रोसीजर करवा पाते हैं। प्रोसीजर खत्म होने के बाद मरीज को आईसीयू की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, होश में होते हैं, इसलिए सीधा हम उनको रूम में शिफ्ट करते हैं, और उनके रूम में जाने के बाद वो अपना खाना-पीना वापस से रिज़्यूम तुरंत कर पाते हैं। वो रूम के अंदर अपना कामकाज भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, उसमें कोई रोक-टोक नहीं होती। केवल उनको कोई भारी सामान उठाना या कोई श्रम वाला काम करना 1 हफ्ते तक अलाउड नहीं होता। प्रोसीजर के अगले दिन से वो बाल को शैम्पू भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, और 1 आध दिन हॉस्पिटल में रख के हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर ये प्रोसीजर राइटस क्रैम्प या ट्रेमर्स के लिए की गई है, तो उसमें उस प्रोसीजर के बाद दवाइयों की जनरली कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर ये प्रोसीजर डिस्टोनिया के लिए की गई है, तो कुछ दवाइयाँ कभी-कभी चालू रखनी पड़ सकती हैं, और अगर ये प्रोसीजर पार्किंसन डिजीज़ के लिए है, तो डेफिनेटली दवाइयाँ थोड़ी कम होती हैं ज़रूर, बट दवाइयाँ चालू रहती हैं। डिस्चार्ज के 7 से 10 दिन में मरीज़ अपना स्कूल, कॉलेज या अपना ऑफिस वर्क वापस से शुरू करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, और लाइफ टाइम के लिए उनको कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो वो पहले करते थे और जो कोई चीज़ वो बाद में ना कर पाए। वो स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, वो अपना खेल कूद कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उनकी जो नॉर्मल दिनचर्या है जैसे पहले थी वो सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो ये प्रोसीजर में जो लीजन बनता है, जो 2 से 3 मिलीमीटर का है, उसके आसपास कुछ मिलीमीटर में टेम्पररी सूजन आना हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है। ये सूजन जनरली कुछ हफ्तों में वापस से ठीक हो जाती है, और इस सूजन के दिनों में, मतलब कि शुरुआती दिनों में, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आना एक्सपेक्टेड है। अगर ये प्रोसीजर राइटस क्रैम्प या ट्रेमर्स के लिए की गई है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बोली साफ ना रहना, हाथ या पैर में थोड़ी सी वीकनेस फील होना, चेहरे पर या हथेली में थोड़ी नमनेस, मतलब कि सूनापन फील होना, या कभी कभार बैलेंस में हल्की सी दिक्कत होना। ये साइड इफ़ेक्ट्स जनरली बहुत माइल्ड होते हैं और कुछ हफ्तों में नॉर्मल हो जाते हैं। अगर ये प्रोसीजर डिस्टोनिया या पार्किंसन डिजीज़ के लिए की गई है, तो आवाज़ में हल्का सा बदलाव, आवाज़ धीमी हो जाना, निगलने में तकलीफ होना, या हाथ की महीन काम में थोड़ी तकलीफ रहना, ये साइड इफ़ेक्ट्स कभी कभार हो सकते हैं। अगेन, ये भी साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हफ्तों में वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, पर 10 में से करीब करीब 2 लोगों को हल्के से साइड इफ़ेक्ट्स कभी कभार लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। मित्रों, पार्किंसन डिजीज़, डिस्टोनिया, ट्रेमर्स या राइटस क्रैम्प में जब दवाइयाँ पूरा फ़ायदा नहीं देती, उस एडवांस स्टेज में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक नई उम्मीद है, और इसको अच्छी तरह से अगर समझें तो ये प्रोसीजर बहुत सरल रूप से और सेफली की जा सकती है। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है, और आपको एक स्वाभिमान वाला इंडिपेंडेंट नया जीवन दे सकती है। धन्यवाद।